हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं, साथ लेकर आए हैं कुछ ग्रामेटिकल नॉर्म्स और कॉन्सेप्ट की बात पिछले दिनों के उसी रिव्यू सेशन की, जिसके 3 एपिसोड्स आपके सामने रखे गए। उम्मीद है कि तीनों सेशन में जीरो से शुरू करते हुए जो हमने पेयर ऑफ सेंटेंसेस, जहां पर की टाइम एंड टेंस के टाइम सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए पेयर को समझाया, सब के सब आपको समझ में आए और अब आप बेहतर फील कर रहे हैं टाइम एंड टेंस के कॉन्सेप्ट पर पकड़ को बेहतर बनाते हुए। और उम्मीद यह है कि अब आपको कहीं पर भी दुविधा नहीं बची है। अगर अभी भी मन में कोई शंका है, कुछ पूछना है, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं मुझे। हम उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसी रिव्यू वाले सेशन में या कमेंट बॉक्स जो भी पहले आ जाएगा, हम उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। आज हम यहां पर इसी सेशन में आगे बढ़ाते हुए टाइम एंड टेंस के ही कुछ बारीकियों को, सेंटेंस को कैसे पहचाने, स्ट्रक्चर को कैसे बाईपास करें और कुछ छोटी छोटी और एंटरटेनिंग चीजें यहां पर हम आपको बताएंगे। साथ में अगर पॉसिबल हुआ तो क्लॉज का परिचय देते हुए वीडियो को समाप्त करेंगे और अगर यह भी संभव रहा तो आज यहां पर हम रिव्यू की समाप्ति भी कर देंगे। मतलब ये आखिरी एपिसोड भी हो सकता है। अगर लंबा खींचेगा तब हम सेशन को अगले हिस्से यानी 5वें पर ले जाएंगे। 3 एपिसोड आपके सामने ऑलरेडी मैंने रख दिया है। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, भगा भगा करके नहीं देखेंगे। मन में कोई दुविधा रह जाएगा तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। यहां पर हम बात कर रहे थे टाइम एंड टेंस की। किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे टाइम एंड टेंस की। देखिए, आज तक बचपन से आपको हमेशा से हिंदी के सेंटेंस को पहचानना सिखाया गया और वो भी एकदम बकवास तरीके से कि ता है, ती है, चुका है, चुकी है। वो नहीं करना है। मैंने आपको पहचान का एक तरीका बताया था कि आपको क्या होगा कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और सेंटेंस को आपको पहचानना है। तो जब टाइम एंड टेंस को पहचानना है तो 2 आधार पर हम पहचान सकते हैं। एक टाइम के आधार पर और दूसरा टेंस का मतलब ही होता है एक्शन, तो एक एक्शन के आधार पर, है ना। क्या कर सकते हैं? 2 तरीके से पहचान सकते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में एक्शन का टाइम इंडेफिनिट है तो वो मेरा इंडेफिनिट का सेंटेंस आएगा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में मैं आप चाहें तो आप लिख सकते हैं ही स्टडीज, ही प्लेड, ये सारे यहां पर ऐड होंगे। अब इसी में अगर आपको टाइम डेफिनिट हो जाए, मतलब यह है कि टाइम इंडेफिनिट है यानी समय अनिश्चित है, तो ठीक है। अगर समय निश्चित कर दिया, समय मेरा डेफिनिट हो गया, तो समय अगर फिक्स हो गया है तब हम क्या करेंगे? स्टेटस ऑफ एक्शन चेक करेंगे। तो समय डेफिनिट होने पर हम क्या करेंगे? एक्शन का स्टेटस चेक करेंगे कि अगर फिक्स टाइम है, किसी एक्शन के होने का समय फिक्स हो चुका है, मतलब यह है कि मान लो कि अब यहां पर इसी इंस्टीट्यूट के बारे में अगर कोई पूछे यहां क्या होता है, तो यहां पढ़ाई होती है, सर पढ़ाते हैं। तो यहां पर समय नहीं है, जिस समय सर को समय रहता है या फिर जिस समय बच्चों की डिमांड होती है उसके हिसाब से सर पढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर समय फिक्स कर दिया जाए कि सर 9 बजे पढ़ाते हैं, सर 10 बजे पढ़ाते हैं, ठीक है, तो फिर यह चेक करना पड़ेगा कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, क्या सर पढ़ा चुके हैं, क्या बैच समाप्त हो चुकी है, क्या बैच चल रही है। तो इस तरीके से जब समय निश्चित नहीं है तो वो इंडेफिनिट के दायरे में चला जाएगा और जब समय निश्चित हो जाएगा तब मेरा क्या काम है कि अब समय निश्चित हो गया तो हम ये देखेंगे कि उस फिक्स टाइम पर, उस निश्चित समय पर स्टेटस ऑफ एक्शन क्या है ना। समय के निश्चित दायरे में एक्शन का स्टेटस क्या है। तो यहां पर एक्शन का स्टेटस क्या हो सकता है? एक हो सकता है कंटिन्यूअस, है ना। क्या हो सकता है? एक हो सकता है कंटिन्यूअस और दूसरा क्या हो सकता है कि परफेक्ट। या इसको आप ऐसे नहीं लिखो, आप इसको ऐसे लिखो, इससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ये काम क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है रनिंग और एक हो सकता है फिनिश्ड, है ना। एक क्या हो सकता है? फिनिश्ड। तो फिनिश्ड वाला जो होगा वो होगा परफेक्ट, है ना। और जो रनिंग वाला होगा ये होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो अब एग्जाम्पल से आप बखूबी परिचित है। आप चाहें तो कह सकते हैं कि ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस 2022, ठीक है, ये हो गया। और इसमें कहेंगे आई हैव नोन यू सिंस
चाइल्डहुड। तो देखिए इस कंटीन्यूअस में और इस परफेक्ट में अंतर सिर्फ इतना है कि इस कंटीन्यूअस में भी समय है और इस परफेक्ट में भी क्या है, समय है, सिंस चाइल्डहुड और सिंस 2022। तो यहां पर क्या हो गया कि अब मेरे पास एक हो गया इंडेफिनिट और एक जो कंटीन्यूअस है उसमें टाइम है तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, और एक जो परफेक्ट है वो टाइम के साथ है कि मैं बचपन से तुम्हें जानता हूं, ठीक है, मैं 1980 में यह कर चुका था, ठीक है, या मैंने इसे कर लिया है, पहले ही कर लिया है, सुबह कर लिया है, तो इस तरीके का जो है वहां पर समय दिया रहेगा। अब अगर सिर्फ मेरे पास एक्शन दिया हुआ है तो इसमें क्या परिस्थिति है, इसमें परिस्थिति है कि एक होगा नॉर्मल सिंपल रनिंग। तो मतलब है कि अगर सिंपल रनिंग है तो इसका मतलब है कि ये सिंपल कंटीन्यूअस है, क्या है, कंटीन्यूअस है, और एक क्या हो सकता है, एक होगा फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड है तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट, और इसमें क्या है कि ये बिना टाइम के होगा, है ना, तो इसमें क्या होगा, टाइम नहीं होगा। जैसे क्या होगा, इसमें हम कह सकते हैं आई एम ईटिंग, और इसमें कह सकते हैं आई हैव ईटन। तो देखिए ये तरीका जो पहचान का है वो आपका एक जो है मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कैसे पहचाने। हमको ये नहीं देखना है कि किस सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, ता है, ती है, ये सब लगा हुआ, ये नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि सेंटेंस में क्या उसका टाइमिंग है। अगर उसका टाइम इंडेफिनिट है तो वो इंडेफिनिट है, मतलब एक्शन का टाइम इंडेफिनिट है। जैसे मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, इसमें टाइम कभी भी निश्चित नहीं होता है। कोई अगर इस पर कहने लगे कि सर मैं सुबह में पढ़ता हूं, तो फिर ये तो समय दे दिया, तो समय सुबह में कब, आप पॉइंट टू पॉइंट समय मिला ही नहीं सकते, और जैसे पॉइंट टू पॉइंट समय मिलाएंगे वो इंडेफिनिट में बचेगा ही नहीं, ठीक है। फिर क्या आ गया कि अगर समय डिफिनिट हो जाता है तब हम क्या चेक करते हैं, तो तब हम चेक करते हैं कि एक्शन का स्टेटस क्या है, या तो वो रनिंग हो सकता है या वो फिनिश्ड हो सकता है। फिर दूसरा क्या है कि अकेला अकेला एक्शन विदाउट टाइम हम देखते हैं, तो इसमें रनिंग हो सकता है। तो अब कहिए कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में डिफरेंस क्या है, तो कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में डिफरेंस यही है कि कंटीन्यूअस आपका रनिंग होता है और उसमें टाइम नहीं होता है। मतलब है कि जिस समय बात की जा रही है या पास्ट के जिस समय की बात की जा रही थी उस टाइम पर वो एक्शन क्या है, तो रनिंग है या रनिंग था। अब यहां पर क्या है कि इसमें जब कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें यह तय होता है कि पुराने किसी समय में यह काम शुरू हुआ और आज भी चल रहा है, या पुराने किसी समय से चलता हुआ पुराने किसी समय तक चल रहा था, कि मैं 5 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ाता आ रहा था। मतलब है कि पास्ट की बात कर रहे हैं, उसके 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस में डिफरेंस यही है कि कंटीन्यूअस में टाइम नहीं होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम होता है। अब यहां पर इस परफेक्ट में और इस परफेक्ट में क्या अंतर है, तो कुछ नहीं, इसकी 2 कैटेगरी हो गई कि परफेक्ट के सेंटेंसेस को आप चाहो तो समय के साथ भी लिख सकते हो, आप चाहो तो बिना समय के भी लिख सकते हो, जिसका एग्जांपल यहां पर है कि आई हैव नोन यू सिंस चाइल्डहुड, इसमें समय लिखा, एंड आई हैव ईटन, इसमें हम बिना समय के लिखे। तो ये तो ऐसा सेंटेंस है जो कि आपको नॉर्मली पहचान जाओगे, अपनी अभिव्यक्ति को इसके आधार पर आप ट्रांसलेट कर पाओगे। अब यहां पर क्या है कि आपको मान लो कि कोई इंग्लिश का सेंटेंस दिया हुआ है और आपको पहचानना है कि वो सेंटेंस किस टेंस का है, तो उसको देखकर कैसे पहचानो, क्योंकि कभी कभी बच्चे ना सेंस लगाने के लिए टेंस ढूंढने लगते हैं, कौन सा टेंस है तो सेंस पता चलेगा। तो चलिए रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंसेस करते हैं, है ना, क्या करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंसेस। कि हमको सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने आपको समझाया था, वो ये समझाया था, कहां गया भाई, मैंने आपको यह समझाया था कि अगर इधर से जो पहला होता है, मैंने आपको यह समझाया था कि इधर से जो पहला होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, और इधर से जो पहला होता है वो होता है मेन वर्ब। फिर मैंने आपको यह समझाया था कि अगर इसमें दोनों तरफ से सेम ही है, इधर से भी और इधर से भी एक ही है, दोनों तरफ से सेम है, ठीक है, इधर से भी सेम ही है, तो वो होता है मेन वर्ब। मतलब है कि एक ही अगर दिया हुआ है तो ये आपको जहन में होगा कि अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं तो जो पहला है वो हेल्पिंग वर्ब, जो उधर से आ रहा है मेन वर्ब। चलिए अब हमको मान लीजिए कि कोई सेंटेंस दिया है कि ही हैज डन इट। अब हम क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे तो हम इसको देखते हैं कि इधर से जो ये वाला है ये क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है,
ठीक है, क्या है, डू, डिड और डन, ठीक है। और ये जो हैज है ये क्या है, ये पांचवा फॉर्म है। अब देखिए यहीं से हम क्या करेंगे कि V3 V5 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, और V3 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता है कि ये परफेक्ट में यूज होता है, इसलिए इसको हम वर्ब ऑफ परफेक्ट एक्शन कहते हैं, तो हमने यहां पर लिख दिया परफेक्ट। और अब देखिए कि आसानी से ये हमको पता चल गया कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। क्या कह रहा है, ही हैज डन इट। तो यहां पर मेरे को आ गया कि इधर से जो हेल्पिंग वर्ब था उसको मैंने पहचान लिया, इधर से जो मेन वर्ब था उसको मैंने पहचान लिया। हेल्पिंग वर्ब का पांचवा फॉर्म है और इधर से इसका तीसरा फॉर्म है, तो ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया परफेक्ट। दैट मींस कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब देखिए किसी ने ये कहा कि दे विल हैव बीन ईटिंग नथिंग, और मुझे अब इस सेंटेंस को पहचानने के लिए दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके सबका मान पुट कर देते हैं। तो ये क्या है मेरा, ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। बीन क्या है, ये है मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये जो हैव है ये है ओरिजिनल फॉर्म, या इसको V1 कह लीजिए, और ये क्या है, विल है ना। तो आपको पता है कि विल प्लस ओरिजिनल फॉर्म क्या बताता है, ये बताता है फ्यूचर। V3 क्या बताता है, ये बताता है परफेक्ट, और V4 क्या बताता है, कंटीन्यूअस। तो अब देखिए फाइनली यहां पर आपको क्या पता चला, ये जो सेंटेंस है वो क्या बता रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो मतलब है कि ये जो मेरा सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। यहां पर आप इस तरीके से सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। तो अगर आपको दिक्कत हो रही, अब इसका क्या मतलब, जैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आया इसका मतलब है कि ये काम किसी पुराने समय से शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चल रहा होगा, ऐसी संभावना यहां पर दर्शाई जा रही है। ठीक है, चलिए हम इसको यहां पर इसको हटाते हैं और एग्जांपल्स हम यहां पर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी ने कहा कि सी विल बी प्लेइंग लूडो। अब इसको हमको पहचानना है कि ये कौन से टेंस में है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, ये प्लेइंग क्या है, इसका मान पुट कर लिए, ये है V4। ये क्या है, इसको V1 या ओरिजिनल फॉर्म कह लीजिए, और यहां से क्या आ गया, विल। अब इस दोनों को साथ में अगर लीजिएगा तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है फ्यूचर को। किसको इंडिकेट करता है, फ्यूचर को। और ये किसको इंडिकेट करता है, कंटीन्यूअस को। तो आप इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को देखकर उसको पहचान सकते हैं कि वो कंटीन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। मतलब ये है कि अब आप यहां पर सक्षम हो गए हैं, आपके अंदर ये कैपेसिटी आ गई है कि आप इंग्लिश के सेंटेंस को भी देख करके आराम से समझ जाएं कि वो कौन से टेंस का है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि सबसे पहले सेंस समझने में पता चलेगा। नहीं, सेंस समझने का मतलब मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हिंदी समझने में पता चल जाएगा कि चुका है कि चुके, अरे भैया उसको गोली मारिए। आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस में जो एक्शन है वो क्या कह रहा है, कि कंप्लीटेड एक्शन है, प्रेजेंट टाइम में वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या कह रहा है कि भैया फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस है ना। इसमें क्या कह रहा है कि फ्यूचर का कंटीन्यूअस है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उस समय में ये काम चल रहा होगा, वो खेल रहा होगा, ये संभावना है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में काम चल रहा है, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस जो आपको दिया गया है वो 12 में से कौन सा टेंस है। 4-4 है, 3 अलग अलग समय का है, तो टोटल हर का। अब देखिए कि सर आप बोलेंगे कि इंडेफिनिट के बारे में आपने नहीं बताया, तो सीधा सीधा अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि राम प्लेज लूडो, तो अब यहां पर पहचानना क्या है, ये जो है V5 है। यहां सीधा सीधा हमको क्या दिख रहा है कि ये क्या है, ये V5 है। तो V5 क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सिंपल है, V1 V5 आपको याद ही है, इसमें कितना सोचना ही नहीं है। तो ये इंडेफिनिट यूज करता है। बाकी सबको डिराइव कर लेंगे हम, वहां से निकाल लेंगे कि भैया उसमें क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सा वैल्यू रखा हुआ है, और उस वैल्यू के हिसाब से उस सेंटेंस में क्या आ रहा है कि वो कौन से टेंस का है। तो ये तो हो गया एक तरीका जहां पर हम कि सेंटेंस को देख करके ये पता लगा पाए कि वो कौन से टेंस का है। इसके आधार पर आप रूल अप्लाई कर सकते हो। कहीं पर लिखा हुआ है कंटीन्यूअस में ऐसा करते हैं, परफेक्ट के कंटीन्यूअस में ऐसा करते हैं। परफेक्ट जैसे पीछे एक क्या है ना कॉन्सेप्ट कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम जो है वो फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए।
यही प्रेजेंट और पास्ट में हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, तो आप पहचानोगे तब तो पता कर पाओगे। तो ये आपके लिए एक मददगार साबित हुआ। और यहां पर हुआ इसलिए कह रहा हूं कि आपको इससे पहले तो बताया नहीं गया, आप तो हिंदी के सेंटेंसेस को पहचानना सीखे, इंग्लिश के सेंटेंसेस को पहचानना सिखाया नहीं कोई। तो मैंने आपके सामने बैक टू बैक दो तरीका रखा है। मैंने एक तो बताया कि आप अपनी अभिव्यक्ति को देख लो कि भैया आप बोलना क्या चाहते हो या फिर लिखा हुआ क्या है। दूसरा मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, पर्टिकुलर अलग अलग से जो है आपको सेपरेटली ये जांच करना है कि वो कौन से टेंस का है। तो आप इस तरीके से उसको पता लगा सकते हो और अब खुद को बेहतर कर सकते हो, खुद को भरोसा दिला सकते हो कि भैया हम इंग्लिश जो है बिना हिंदी की मदद से कर सकते हैं। और यही बेहतर है, समझ लेना, इंग्लिश को हिंदी की बैसाखी से चलाना बंद करिए। चलिए, अब तो ये हो गया। अब है कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए हमको उतने सारे रूल्स की जरूरत है? नहीं है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए क्या हमको उतने सारे रूल्स की जरूरत है? नहीं है। अब देखिए क्या है, रूल्स की क्या जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि हमको कोई बोला कि हमको जो है ना पास्ट परफेक्ट का रूल लिख के बताइए, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का रूल लिखने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हमारा जो परफेक्ट का वैल्यू है वो वर्ब का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। पास्ट का वैल्यू क्या है? तो वो है V2, ये हमने पुट कर दिया। अब देखो कि नियमानुसार हमने क्या सीखा है, इधर से ये होगा हेल्पिंग वर्ब, इधर से ये होगा मेन वर्ब। क्या होगा? इधर से ये होगा मेन वर्ब। तो आपको पता है कि मेन वर्ब हर सेंटेंस में बदलता रहता है। किसी जगह खाने की बात करेंगे तो ईट होगा, किसी जगह नाचने की बात करेंगे तो डांस होगा, किसी जगह खेलने की बात करेंगे तो प्ले होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा वेरिएबल है, तो ये ऐसे रह जाएगा V3। अब हमको पता है कि मेरा जब V3 लगता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हैज, हैव और हैड लगाते हैं। तो उसका दूसरा फॉर्म क्या होगा? हैड। उसका दूसरा फॉर्म क्या होगा? हैड। और ये जब हम यहां पर लगा दिए तो अब इसके बाद जो है हम एक तरफ सब्जेक्ट और एक तरफ ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो ये सेंटेंस मेरा स्ट्रक्चर आ गया। तो यही स्ट्रक्चर पढ़ते थे ना, तो आप सेंटेंस का जो टेंस है उसके नाम से भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया आप एक बार फिर से समझिए कि मैंने यहां पर क्या किया कि परफेक्ट का मतलब क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट का क्या मतलब है? V2, ये सबसे पहले फिक्स है। और अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये कैसे हुआ है तो इसके पहले जो 3 एपिसोड आया है उसको जाकर के देखिए, आपको समझ में आएगा। वहां से भी नहीं समझ में आ रहा तो पूरा जो डिटेल टाइम एंड टेंस का प्लेलिस्ट है वहां एक एक करके जाकर के वीडियो देखिए, तब आप सुपर बिगनर्स हैं, आपको बहुत परेशानी है तो उसको देखिए, धीरे धीरे निदान हो जाएगा। अगर मन में फिर भी सवाल रह जाए तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। चलिए, अब हम दूसरा यहां पर लेते हैं कि मान लीजिए किसी ने मुझे कहा है कि पास्ट परफेक्ट और कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे होगा? ठीक है, हम इसके आधार पर अब कहीं इस तरह से फायदा क्या, इस तरीके से आप चेक पर कर पाओगे, इस तरीके से एरर की जांच कर पाओगे, इस तरीके से आप सक्षम हो जाओगे कि किसके पहले क्या लगता है और क्यों लगता है, उसका रीजन क्या है। तो इसमें जो इंप्रूवमेंट का सवाल आएगा, एरर का सवाल आएगा, तो वो आप आसानी से बना पाओगे। लगता है कि सर ये क्या करा रहे हैं, आप इसको करके तो देखिए। मैं बस रटवाने से आपको बचा रहा हूं, रटा हुआ चीज काम नहीं करता है सर, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, वो बहुत जरूरी है। अब यहां पर क्या करेंगे तो हम इसको देखते हैं कि देखिए ये कंटीन्यूअस है ना, तो कंटीन्यूअस के लिए मेरा क्या है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, परफेक्ट के लिए क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, पास्ट के लिए क्या है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। ये मेरा हो गया। अब जैसे ही तय हो गया, इधर से जो पहला है ये मेरा हेल्पिंग वर्ब वाला है और इधर से जो पहला है ये क्या है, ये मेन वर्ब वाला है। तो आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेन वर्ब क्या होगा, वेरिएबल होगा, सेंटेंस दर सेंटेंस वो बदलता है, तो इसीलिए वो वैसे का वैसा रह जाएगा V4। अब हमको यह पता करना है यहां से खुद से कि V4 के पहले क्या लगता है, तो V4 के पहले हम लगाते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बिन। अब उसमें से उसका तीसरा क्या होगा, तो उसका तीसरा होता है बिन। जी हां, हम यहां पर बिन कैसे लाए, तो हम ये देखकर लाए कि V4 से पहले क्या लगता है, इज़ारएम लगता है। अब उसके पहले है क्या, तीसरा, तो इज़ारएम का तीसरा क्या होता है, बिन, तो हमने बिन रखा। अब ये बिन क्या है, तो वर्ब का तीसरा, उसके पहले क्या लगता है, तो उसके पहले लगता है हैज, हैव, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हम जब भी यूज करते हैं तो उसके पहले क्या यूज करते हैं, हैज, हैव और हैड, तो उसका दूसरा क्या होगा, हैड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैड। और जब ये हो गया तो बस आप एक तरफ यहां पर सब्जेक्ट ऐड कर दो और एक तरफ जो है यहां पर ऑब्जेक्ट ऐड कर दो, यही आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया।
सिंपल कहानी है। तो आप इस तरीके से किसी भी टेंस का नाम लिख करके उससे स्ट्रक्चर जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं एक और, ठीक है, हमको क्या कह रहा है, फ्यूचर परफेक्ट। अगर इसका स्ट्रक्चर हमको बनाना है, ठीक है, क्या कह रहा है, फ्यूचर परफेक्ट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ब का वैल्यू पुट करेंगे। तो परफेक्ट का क्या मतलब है, V3, और फ्यूचर का क्या मतलब है, विल प्लस ओरिजिनल फॉर्म लिखिए या विल प्लस V1 लिखिए। अब आपको पता है कि इधर से जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इधर से ये मेन वर्ब है, ये वेरिएबल नहीं होगा तो ये सेम रह जाएगा। ठीक, अब V3 से पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज, हैव और हैड। उसका पहला क्या होता है, हैव, क्योंकि यहां पर है पहला, तो हैव लगाएंगे और विल यहां कॉपी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम यहां से, तो इसमें एक लगा देंगे इधर से सब्जेक्ट और एक लगा देंगे इधर से ऑब्जेक्ट, और ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतना आप तब कर पाएंगे जब आपको पुराना सारा कॉन्सेप्ट पता होगा। वो क्या है कि अगर आपको कहीं पर भी प्रेजेंट का इस्तेमाल करना है तो V1 या V5 लगाना पड़ेगा। V1 फॉर प्रेजेंट प्लूरल एंड V5 फॉर प्रेजेंट सिंगुलर। कहीं पर पास्ट इस्तेमाल करना है तो V2 यूज करना पड़ेगा। फ्यूचर की बात करनी है तो विल प्लस ओरिजिनल फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तीन बातें आपको जहन में रखना होगा। दूसरा क्या है कि पांचों जो वर्ब फॉर्म है उसके यूजेस आपको पता रहने चाहिए और वो कैसे इस्तेमाल होता है, किन परिस्थितियों में इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम किसी समाप्त काम की बात कर रहे हैं, फिनिश्ड एक्शन की बात कर रहे हैं, इन दैट केस हमको V3 ही इस्तेमाल करना है और उसके पहले हैव, हैज और हैड का प्रयोग करना है। और इस हैव, हैज और हैड के प्रयोग को हम V1, V2, V5 यानी कि हैव का प्रयोग प्रेजेंट प्लूरल में, हैज का प्रयोग प्रेजेंट सिंगुलर में और हैड का प्रयोग पास्ट में करेंगे, ये ध्यान रखना है। फिर फोर्थ फॉर्म जो है वो किसी एक्शन के रनिंग होने को, चाहे वो जिस टाइम की बात हो रही हो, पास्ट की, फ्यूचर की या प्रेजेंट की, उस टाइम पर अगर कोई एक्शन रनिंग है या होने की संभावना है तो उस परिस्थिति में हम V4 का इस्तेमाल करते हैं। और यह ध्यान देना है कि V4 का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसके पहले इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बिन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इज फॉर प्रेजेंट सिंगुलर, आर फॉर प्रेजेंट प्लूरल, एम फॉर आई, और वॉज में वो पास्ट सिंगुलर एंड वर पास्ट प्लूरल, और जो बिन है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज, हैव के बगल में इस्तेमाल होता है। इतना आपको जहन में रखना पड़ेगा। फिर जो V1 है वो इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है प्रेजेंट के प्लूरल के लिए, V5 है वो इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है प्रेजेंट के सिंगुलर के लिए, और जो V2 है वो इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है पास्ट के लिए। तब उस आधार पर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर भी बना पाएंगे और इस तरीके से सेंटेंस को भी पहचान पाएंगे कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो आप उसको देख करके बता दो कि वो कौन सा टेंस है। क्लियर है यहां पर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें हम ज्यादा नहीं दिमाग खाएंगे आपका, बस हम सारे पॉइंट्स को लिख दे रहे हैं। उसके बाद से हम एक पॉइंट आपको बताएंगे, आप आराम से समझ जाएंगे। पहला क्या है? मेंशन स्केड्यूल, है ना। दूसरा है पोजीशन, तीसरा है ह्यूमन फीलिंग्स, चौथा है इमोशन, पांचवा है मेंटल एक्टिविटी, उसके बाद है यूनिवर्सल इवेंट्स, उसके बाद है कस्टम एंड ट्रेडिशन। ठीक है, और ऐसे ही कुछ और एक दो पॉइंट। तो हमको इस सब को नहीं देखना है, हमको क्या करना है, इसको जहन से निकाल लीजिए कि ये किसी काम का है। ठीक है, मैं लिखा क्यों, फिर आपके मन में रहेगा कि आप लिखे क्यों हैं।
तो हम ये बताने के लिए लिखे हैं कि एक एक करके हम एग्जाम्पल देकर के आपको समझा दें कि हम इंडेफिनिट का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं। तो ये जो होता है ना, जहां कहीं भी दुनिया में अगर स्टैटिक एक्शन है, ठीक है, कैसा है, स्टैटिक एक्शन है, तो उसके साथ हम इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि स्टैटिक एक्शन, हैबिचुअल एक्शन अगर कहीं पर है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। देखिए, ये जो मेंशन स्केड्यूल है ना, हम लोग को बचपन में यह पढ़ा दिया गया कि मुख्यमंत्री कल आएंगे, तो चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो, और उसमें कह दिया गया कि भाई मुख्यमंत्री हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तो उस पद का यह नियम है कि वो वहां यात्रा करता है, ठीक है, वो कहीं जाता है। कोई अगर स्कूल है तो नियम है कि वो स्कूल है तो खुलेगी, बंद होगी, परीक्षा होगी, रिजल्ट आएगा, वो कुछ अनाउंस करेगी। तो क्या कहते हैं, परीक्षा कब शुरू होगी, तो क्या बोलते हैं, व्हेन डज एग्जामिनेशन स्टार्ट। ये विल से नहीं बनता है क्योंकि वो निर्धारित होता है, तो पूर्व निर्धारित है। मतलब क्या है कि स्कूल है तो उसका एक स्टैटिक जो है, वो एक स्टैटिक कैरेक्टर है उसके साथ कि भैया वहां पर परीक्षा होगी। जैसे है ना कि ट्रेन कब खुलेगी, व्हेन डज ट्रेन स्टार्ट। तो सिंपल है कि यहां पर क्यों डज से बना रहे हैं, क्योंकि वो फिक्स है कि भैया ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन है तो खुलेगी ही खुलेगी, ये फिक्स है। तो कोई भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अगर होता है ना, तो उसको हम फ्यूचर में नहीं बना करके इंडेफिनिट में बनाते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक एक्शन को शो करता है। दूसरा, जो हमारा ह्यूमन फीलिंग्स है, इमोशन है या मेंटल एक्टिविटी है, वो फिक्स होता है कि गोबर देख करके नफरत आएगा, घृणा होगी, और फूल देख करके प्यार आएगा। अच्छी चीजें अच्छी लगेंगी, बुरी चीजें बुरी लगेंगी। अब मैं वैसे मानसिक विकृत व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं जिनको बुरी चीजें देख करके प्यार आता है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं। तो यहां पर भी जो है ह्यूमन फीलिंग्स में, चाहे वो तीनों की बात कर रहे हैं, ये स्टैटिक होता है। तो इसीलिए हम जो है कभी भी आई एम लविंग यू नहीं कहते हैं, आई लव यू, आई हेट यू, आई लाइक दिस। तो ये जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो इसलिए करते हैं कि ये सब के सब स्टैटिक एक्शन के दायरे में आता है, ठीक है, स्टैटिक एक्शन के। अब पोजेशन क्या है कि मान लीजिए कि ये जो कलम है ये मेरी है, तो इस पर अभी मेरा अधिकार है। अगर हम इसको कहें तो दिस इज माई पेन भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम टेंस के दायरे में, टेंस के तरीके से कहना चाहें, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो पोजीशन, जो पोजेशन की बात कर रहे हैं, जो हम अधिकार की बात कर रहे हैं, वहां पर भी हम स्टैटिक एक्शन की ही बात करते हैं। तो इसीलिए मेंशन स्केड्यूल हो, पोजेशन हो, ह्यूमन फीलिंग्स हो, इमोशन हो या मेंटल एक्टिविटी हो, ये सब के सब कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके स्टैटिक एक्शन को शो करते हैं। तो हमको इतने रूल्स को रटने की जरूरत नहीं है। Whenever you have to express a static action in your sentence, you have to use either V1 or V5 according to your subject, on the basis of your subject, either your subject is singular or plural. सिंपल सा है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके हिसाब से वो आप सिंगुलर लगा करके दिखाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल लगा करके दिखाएंगे। सिंपल कहानी ये है कि आपको इतने सारे नॉर्म्स को समझने, ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कहीं पर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है तो आपको यह तय करना है कि उसमें समय अनिश्चित होना चाहिए, वो स्टैटिक एक्शन होना चाहिए। कभी भी है, मैं खाता हूं तो मैं कभी भी खाता हूं, ऐसा कुछ नहीं है घड़ी देख के खाएंगे, वो स्टैटिक है मेरा कि हम इंसान है, हमको भोजन की जरूरत है, हमको ऑक्सीजन की जरूरत है। सिंपल सी बात है यहां पर। अब देखिए आगे क्या है, यूनिवर्सल इवेंट। अब ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इसकी जो एक्टिविटी है वो भी स्टैटिक है कि सूर्य पूरब में उगता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो इस तरह के एक्शन को अगर हम बताते हैं तो ये स्टैटिक है। ऐसा नहीं होता है कि सूर्य आज पूरब में उगा है, कल पश्चिम में निकलेगा, कल उस कोना से निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सिंपल सा क्या है ना कि हम इतने सारे नॉर्म्स को याद करने से बेहतर है कि हम एक बात ध्यान में रखें कि हमको जहां कहीं भी इंडेफिनिट की बात करनी है, दैट मींस एक चीज तय कर लेना है कि एक्शन कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, हैबिचुअल नेचर का होना चाहिए। अब नीचे देखिए कस्टम एंड ट्रेडिशन। अब कस्टम एंड ट्रेडिशन के साथ क्या है ना कि अब जो त्योहार मनाते हैं, कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी त्योहार मनाते हैं, जो भी रीति रिवाज है उनका, वो फिक्स है कि हिंदू होली मनाएगा तो मुस्लिम ईद मनाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इस बार जो है ईद हिंदू मनाएंगे और होली मुस्लिम मनाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सबका फिक्स है। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि फिर से जो है कि स्टैटिक एक्शन की बात कर रहे हैं, कस्टम एंड ट्रेडिशन की। अब यहां पर अंतर क्या समझना है कि अगर हम कहते हैं हिंदू सेलिब्रेट्स होली, तो मतलब है कि हिंदू होली मनाते हैं एंड इट इंडिकेट्स कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ हिंदू। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हिंदूज आर सेलिब्रेटिंग होली, तो मतलब है आज, कि आज होली है, मना रहे हैं। तो यहां पर हम उसको अगर नहीं लिख रहे हैं ना, अगर हम कंटिन्यूअस में लिख दे रहे हैं, तो फिर वो कस्टम एंड ट्रेडिशन को नहीं बताएगा, वो आज के समय को डिफाइन कर देगा। सिंपल सा बात है। अगर हम कहते हैं कि हिंदू सेलिब्रेट्स होली, तो मतलब यह है कि ये उनका रीति रिवाज है।
तो सिंपल कहानी है कि टेंस चेंज करेंगे तो सेंस चेंज हो जाएगा। तो यहां सीधा सा है कि यहां कस्टम एंड ट्रेडिशन की भी वही बात है। एक यहां पर क्या है ना कि हेयर एंड देयर का इस्तेमाल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि हेयर एंड देयर को अगर हम नॉर्मली जो वो जगह है यहां और वहां के अर्थ में इस्तेमाल ना करके अगर हम कहीं पर एम्फेसिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तब उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही इस्तेमाल होता है। हियर कम्स द परफॉर्मर्स, देयर गोज द बॉयज। तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी इंडेफिनिट के लिए उसके यूजेस को यह देख करके याद रखना है कि अगर आपको कहीं पर भी स्टैटिक एक्शन एक्सप्रेस करना है, इन दैट केस आपको क्या करना है, तो इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। अब अगर हम पास्ट टाइम के किसी स्टैटिक एक्शन को दिखाना चाहे तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा, उस समय में कुछ होता था उस तरीके से। तो यहां सीधा सा है कि आप इसको करो या ना करो, बस इतना याद रखो कि इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पर एक्शन का जो स्टेटस है, जो सेंस आ रहा है, या तो वो हैबिचुअल का आ रहा है या वो स्टैटिक का आ रहा है। तो इसमें भी स्टैटिक का आ रहा है कि कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, पोजेशन में भी आ रहा है, ह्यूमन फीलिंग्स में भी आ रहा है, इमोशन में भी आ रहा है, मेंटल एक्टिविटी में भी आ रहा है, यूनिवर्सल इवेंट में भी आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई दूसरा भी मिलता है तो बुद्धि लगाओ, पढ़ के देखो। जैसे अब क्या होता है ना कि जैसे मैं अब बैच बहुत जल्द यहां पर एक नए बैच की शुरुआत होने वाली है फाउंडेशन कोर्स की, उसकी भी सूचना आपको हम बहुत जल्दी आपको उपलब्ध करा देंगे। तो जैसे क्या है ना, कॉन्सेप्ट बूस्टर अनाउंसेस। अब क्यों लिखा अनाउंसेस? आपने वो मेला वगैरह में सुना होगा कि श्री श्री 108 दुर्गा पूजा समिति आप सबका हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। जबकि वो तो उस दिन कर रहा था, उसको कहना चाहिए कर रहा है नहीं, वो ये बता रहा है कि भैया हमेशा से आपका हार्दिक अभिनंदन करता था, करता है और करता रहेगा। मतलब ये है कि हमेशा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो चूंकि वो स्टैटिक है इसीलिए हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर, कॉन्सेप्ट बूस्टर अनाउंसेस अ न्यू बैच, मतलब हर बार की भांति इस बार भी एक नया बैच अनाउंस करता है। ये इसके स्टैटिक बिहेवियर को दिखा रहा है कि भैया हमेशा यहां बैच होता रहता है। अगर हम इज अनाउंसिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब इन दिस टाइम, बट अगर हम अनाउंसेस लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके स्टैटिक बिहेवियर को एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हैं। तो आपको जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में किसी सिचुएशन, किसी सब्जेक्ट के स्टैटिक बिहेवियर की बात करनी हो कहीं पर भी, उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी पर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज कर देख लेते हैं। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी 2-4 पॉइंट है। देखिए अब इसमें भी इतना सारा पॉइंट है, तो मैं तो फिर यही कहूंगा कि फिर से इसको कोई जरूरत नहीं है रटने की, कोई फायदा नहीं है इतना रटने की। आप एक चीज याद रखिए कि अगर किसी भी जगह पर आपको किसी का रनिंग एक्शन दिखाना है, कहीं पर कोई काम चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, रनिंग एक्शन दिखाना है, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए वहां पर मैं ये बता रहा था कि हम यहां पर कहेंगे सर फिर इसमें भी तो आ गया मेंशन शेड्यूल, तो कैसे करेंगे इसमें? तो देखिए क्या है ना कि वहां पर हम बता रहे थे स्टैटिक के बात में, स्टैटिक एक्शन के आधार पर, लेकिन अगर हम ये कहना चाहें कि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम अपने मन की बात करें तो वो भी रनिंग है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, आई एम गोइंग टू टेक टी, आई एम गोइंग टू टेक माई मेडिसिन। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। लाइवलीहुड का मतलब है कार्य, व्यापार, पेशा, व्यवसाय, जीविका का जो साधन है वो अभी रनिंग है।
तो सिंपल सी बात है कि अगर हम हर को देखें, करंट सिचुएशन ये भी रनिंग है, प्रेजेंट टाइम ये भी रनिंग है, तो मतलब ये है कि अगर हमको कहीं पर रनिंग स्टेटस की बात करनी है, कोई भी एक्शन रनिंग है उसकी बात करनी है, या जिस समय में बात की जा रही है, चाहे वो प्रेजेंट की बात कर रही हो, पास्ट की बात की जा रही हो, अगर वो रनिंग है। अब देखो करंट सिचुएशन का क्या मतलब है, तो वो रनिंग सिचुएशन की बात है। प्रेजेंट टाइम का क्या बात है, वो जो है वो भी रनिंग की बात कर रहे हैं। नाउ डे से भी रनिंग का बात करते हैं। कोई भी अगर ये कहता है नाउ आई गो, नहीं, नाउ आई एम गोइंग होना ये चाहिए। Nowadays he is teaching physics, इसका ये मतलब है, इस तरीके से बोलना चाहिए। Nowadays he teaches physics कभी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी जगह पर अभिव्यक्ति में वो रनिंग एक्शन के रनिंग स्टेटस को दिखाया जा रहा है, तो उस जगह पर हम कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स ऑल। अब इसी को क्या करना है कि पढ़ने के दौरान, न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आपको क्या करना चाहिए, तो इस पर गौर करना चाहिए कि आखिरकार क्या चल रहा है यहां पर, और उसके आधार पर हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, और क्या भाव है, तभी जाकर के आप बना पाएगा। अगर आप रूल को रट करके चलिएगा, बहुत परेशानी, आपको फंसा दिया जाएगा। जी हां, सिंपल है, आप फंस जाइएगा। मैंने कहा कि स्टैटिक की बात, तो जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, ये सब क्या होता है, स्टैटिक होता है, तो वहां पर उसके साथ इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। अब रटने की क्या जरूरत है कि ऑलवेज ये सब इंडेफिनिट में यूज होगा, क्यों, उतना बुद्धि नहीं है, आप बच्चे तो है नहीं। तो मैंने यहां पर भी ये समझाया आपको कि अगर हम किसी जगह पर एट द मोमेंट कह रहे हैं, दिस टाइम कह रहे हैं, तो वो भी उसी समय की बात कह रहा है, उस समय पर किसी एक्शन का स्टेटस रनिंग है, रनिंग एक्शन की बात है, तो हम कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर एक पॉइंट जो है इसमें वो गौर करने वाली है, ये 50-50। अब इसका क्या मतलब होता है कि 50-50 का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर शुरू हुई है, वो चल रही थी, बट उसके आने की, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी जमीन एक्वायर किया गया है, बिल्डिंग बन रही है, बोल रहा है कि मॉल खुलने वाली है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग सून, है ना, कमिंग सून, ओपनिंग शॉर्टली। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसके पक्का नहीं होता है कि वो क्या होगा, उसके साथ एक संभावना होती है। तो कहीं पर भी सिचुएशन अगर 50-50 का भी होता है, वहां पर भी वही है कि एक्शन इज रनिंग, चल रहा है, वो काम चल रहा है, प्रोसेस में है, पता नहीं परफेक्शन वहां पर क्या है, एंड रिजल्ट क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी फिल्में हैं जिसके टीजर आ गए, गाने आ गए, फिल्म नहीं आई आज तक। तो सिंपल सी कहानी यहां पर यह है कि अगर वैसी परिस्थिति में याद दिया जाए 50-50 वाले सिचुएशन में, तो वो जो है कंटिन्यूअस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर भी ये बात मुझे लगता है कि बखूबी आप समझ गए कि कहीं पर भी अगर हम स्टैटिक एक्शन की बात कर रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन जैसा कुछ लिखने की बात कर रहे हैं, इन दैट केस वी हैव टू यूज इंडेफिनिट, एंड इन द केस ऑफ रनिंग एक्शन वी हैव टू यूज कंटिन्यूअस। मुझे लगता है कि इसमें कोई परेशानी आपको बची है यहां पर। तो ये जो है सब के सब यहां पर हमने इस्तेमाल कर लिया। हमने क्या सीख लिया यहां पर कि नॉर्मली हम सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, एक सेंटेंस को देख करके हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कौन से टेंस का सेंटेंस है, फिर हम किसी टेंस का नाम लेकर के उसके स्ट्रक्चर को कैसे फॉर्म कर सकते हैं बिना उतनी सारे रूल की पेचीदगी और बिना रटे हुए। जब चाहो तब आपके फिंगर टिप पर है ये, जैसे आप करना चाहो। उसके बाद फिर मैंने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फिर हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम यहां पर आपको क्लॉज का परिचय देते हैं और इसको हम यहां विराम लगाएंगे क्योंकि एपिसोड हमको लगता है कि 40 मिनट से पार कर गया है। ठीक है, तो हम इसको यहां पर विराम लगाएंगे क्लॉज के परिचय के साथ। तो क्लॉज क्या है, तो क्लॉज इज अ सेंटेंस। ठीक है, क्लॉज क्या है, क्लॉज इज अ सेंटेंस। ये जो होता है एक सेंटेंस होता है। क्लॉज इज अ सेंटेंस which contains a subject and a finite verb। क्या है, क्लॉज इज अ सेंटेंस विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। तो यहां सोचने वाली बात क्या है कि एक सब्जेक्ट होता है और इसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। तब आप सभी लोग सब्जेक्ट से परिचित हैं, है ना, जानते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। चलिए, आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो कमेंट में लिख करके बताइएगा तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर अगर हम फाइनाइट वर्ब की चर्चा करें तो ये क्या है, अगर आप देखिएगा तो वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। मैं एक छोटा सा परिचय दूंगा, ज्यादा यहां पर आपको डेप्थ में नहीं ले जाएंगे। अगर इसको डेप्थ में लिखना देखना है तो आप इसके प्लेलिस्ट में चले जाइएगा टाइम एंड टेंस के, जहां पर इसको भी मैं टाइम एंड टेंस के ही प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूं, वहां से आप इसको पता कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां देखिए इसका क्या मतलब है। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। जी हां, फाइनाइट का क्या मतलब है,
लिमिटेड। इस लिमिटेड का क्या मतलब है? इसका मतलब है डिफाइंड। ठीक है, तो अब कोई भी वर्ब है तो वो किस आधार पर डिफाइंड होगा? डिफाइंड कहने का मतलब है कि मेरे बारे में ही अगर आप, मतलब मेरा डेफिनेशन अगर आएगा तो कैसे आएगा? मेरे परिवार वालों से आएगा, मेरी सोसाइटी जहां मैं रहता हूं वहां से आएगा, आप लोगों से आएगा, मेरे मित्रों से आएगा, है ना? तो सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी वर्ब के डिफाइंड होने की बात करेंगे तो वो दो आधार पर आएगा। एक आएगा सब्जेक्ट के आधार पर, ठीक है, और दूसरा किस आधार पर आएगा? दूसरा आएगा सेंटेंस के आधार पर, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है और सेंटेंस में यूज होता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? तो सब्जेक्ट के आधार पर दो बंदिशें यहां पर लगेंगी, दो रिस्ट्रिक्शन लग सकता है इसके ऊपर। एक लग सकता है नंबर का रिस्ट्रिक्शन और एक लग सकता है पोर्शन का रिस्ट्रिक्शन, है ना? किसका? एक लग सकता है पोर्शन का रिस्ट्रिक्शन। अब यहां पर जो सेंटेंस है उसमें क्या होगा? तो सेंटेंस में एक ही चीज होती है, वो होता है टेंस। तो इसके आधार पर जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसमें रिस्ट्रिक्शन किस आधार पर तय होगा? तो वो तय होगा या तो सब्जेक्ट के नंबर के आधार पर, या सब्जेक्ट के पोर्शन के आधार पर, या फिर सेंटेंस के टेंस के आधार पर। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को फिर हम आपको एग्जांपल को एक्सप्लेन करके समझाते हैं। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेंटेंस यहां पर ले रहे हैं। कह रहा है कि ही लाइक्स टू प्ले लूडो। ठीक है, अब मुझे यहां पर एक सेंटेंस दिया है, हम एक एक करके चेंज करेंगे और उसके हिसाब से पता करेंगे कि फाइनाइट कौन सा होता है। तो हम पहले क्या चेंज करते हैं इसका? पहले हम चेंज करते हैं नंबर। ठीक है, नंबर चेंज करते हैं। तो ही सिंगुलर है, बुरा ही लिख देते हैं, इसको हम प्लूरल कर लेते हैं, दे। अब यहां पर क्या हो जाएगा? लाइक्स हो जाएगा लाइक, और इधर हो जाएगा टू, इधर हो जाएगा प्ले, और यहां हो जाएगा लूडो। अब इसमें क्या हो गया कि देखिए क्या बदला। अब इसमें बदल गया है, ये लाइक्स जो है, यहां पर लाइक्स नहीं होगा बॉस, क्या होगा? यहां पर होगा लाइक, तो ये बदल गया है, और ये जो है वो नहीं बदला है, ये जो है नहीं बदला। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन फाइनाइट, और ये क्या हो गया? फाइनाइट। देखिए फाइनाइट का मतलब क्या है? कि जो डिफाइंड है, जो रिस्ट्रिक्टेड है, कि नंबर बदलने से। तो मेरी पहली परिभाषा क्या आई? कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर बदलने से बदल जाए, यानी अपना फॉर्म बदल ले, वो क्या होता है? फाइनाइट होता है। और ऐसा जो कि ना बदले, वो क्या होता है? नॉन फाइनाइट। देखिए इसमें नहीं बदला, तो मतलब यह है कि मेरा पहला डेफिनेशन आ गया। दूसरा क्या है कि हम इसमें अब चेंज करते हैं इसका पोर्शन। ठीक है, हम इसका चेंज करते हैं पोर्शन। अब यहां पर पर्सन क्या है? ये थर्ड पर्सन है ही, तो हम इसको सेकंड पर्सन में ले जाते हैं, यू। अब जो ये लाइक्स है, फिर से ये लाइक में चेंज होगा, और ये जो टू प्ले है वो इसी तरह से यहां पर रह जाएगा, टू प्ले लूडो। अब यहां जरा इसको देखिए कि फिर से क्या हुआ? वही हुआ जो पहले सेंटेंस में हमने नंबर बदल करके पाया था, वो भी यहां पर भी सेम सेम रहा। ये हो गया फाइनाइट, और ये क्या हो गया? नॉन फाइनाइट। तो फिर से इसका दूसरा डेफिनेशन क्या आया? कि वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के पोर्शन बदलने पर अपना फॉर्म बदल लेता है, फाइनाइट, और नहीं बदलता है, नॉन फाइनाइट। अब हम नंबर पोर्शन दोनों को मिला करके डेफिनेशन बनाए तो क्या कह सकते हैं? वर्ब व्हिच चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और पोर्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। अब गौर कीजिएगा, मैं और बोल रहा हूं, एंड नहीं। तो मतलब है किसी एक के बदलने से भी बदल जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में वो वर्ब फाइनाइट होगा। जरूरी नहीं है कि हमको दोनों बदल करके देखना पड़े कि दोनों के बदलने से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मतलब है कि वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर या पोर्शन बदलने से बदल जाता है। अब बची क्या? सेंटेंस की बात, मतलब है कि टेंस। तो चलिए हम यहां पर टेंस भी इसका बदल करके देख लेते हैं। तो टेंस बदल करके देखें तो हम वही रखते हैं ही, और इसको हम कर देते हैं पास्ट। तो ये हो जाएगा ही लाइक्ड, और इधर हो जाएगा टू प्ले, और हो जाएगा लूडो। तो फिर से यहां पर देखिए कि क्या हो गया कि फिर यहां मेरा जो लाइक था वो चेंज हुआ है, टू प्ले नहीं हुआ है। तो ये है फाइनाइट और ये है नॉन फाइनाइट। तो मतलब क्या हो गया कि अगर हम कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें यहां पर, तो अगर हम कहें तो वैसा वर्ब जो अपना फॉर्म किसी सब्जेक्ट के नंबर या पोर्शन के बदलने से या सेंटेंस के टेंस के बदलने से बदल लेता है, फाइनाइट कहलाता है। मतलब है वर्ब व्हिच चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और पोर्शन ऑफ अ सब्जेक्ट और टेंस ऑफ अ सेंटेंस। क्या है? एक बार देख लीजिए, वर्ब
which changes its form on the basis of number or person of a subject or tense of a sentence is called finite verb। मतलब क्या हो गया कि ऐसा वर्ब क्या है, वर्ब जो क्या करे कि नंबर और पर्सन किसी सब्जेक्ट के बदलने से अपना फॉर्म बदल ले, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है कि इस सेंटेंस में बदला है, इसमें बदला है और इसमें बदला है। अब यहां पर पता करिए कि क्या मेन वर्ब हमेशा फाइनाइट होता है। तो देख करके तो हमेशा लग रहा है कि भैया नहीं, ये सिचुएशनल है, कभी बदल रहा है कभी नहीं बदल रहा है। तो मतलब है कि मेन वर्ब जो होता है वो फाइनाइट भी होता है, नॉन फाइनाइट भी होता है। ठीक है, और मेन वर्ब जो फाइनाइट होता है वही एक्शन को इंडिकेट करता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो नॉन फाइनाइट है वो आ गया कि वो वर्ब ना सब्जेक्ट के बदलने से बदलेगा, सब्जेक्ट के नंबर बदलने से, ना पर्सन बदलने से, ना टेंस बदलने से। तो अब एक सवाल आता है कि क्या हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट है? तो हां, हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज फाइनाइट, वो हमेशा फाइनाइट होता है। अगर आप ही के साथ इज लगा रहे हो, पर्सन चेंज करोगे तो भी बदलेगा, नंबर चेंज करोगे तो भी बदलेगा, टेंस चेंज करोगे तो भी बदलेगा। अब कोई कहेगा सर ही कैन प्ले में तो पर्सन चेंज करने से नहीं बदल रहा है, नंबर चेंज करने से नहीं बदल रहा है, लेकिन टेंस चेंज करने से बदल रहा है ना बॉस। अगर आप ही कैन को पास्ट करोगे तो वो कुड हो जाएगा, विल का पास्ट वाला फॉर्मेट लोगे तो वुड हो जाएगा। तो मतलब यह है कि हेल्पिंग वर्ब किसी ना किसी परिस्थिति में अपना फॉर्म बदल लेता है, चाहे वो नंबर के आधार पर बदले, चाहे वो पर्सन के आधार पर बदले, या चाहे टेंस के आधार पर बदले। तो हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज फाइनाइट, ध्यान रखिएगा। मेन वर्ब इज सिचुएशनल, समटाइम्स इट इज फाइनाइट, समटाइम्स इट इज नॉन फाइनाइट। मतलब यह है कि इसमें पहचानना पड़ेगा हमको इस आधार पर, यह देख करके। और मैं यहां पर जो आपको ये तीनों बताया हूं, तो इसका यह मतलब नहीं कि तीनों एप्लीकेबल होगा, तीनों में चेंज होगा तभी जाकर के वो फाइनाइट होगा, नहीं, किसी एक से भी बदल जाएगा तो भी वो फाइनाइट हो जाएगा। तो क्लॉज क्लियर हो गया। तो लगभग जो है सेंटेंस ही क्लॉज है, क्लॉज एक सेंटेंस है। थोड़ा बहुत यहां पर डिफरेंस रह जाता है, मोटा मोटी यही समझिए कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए बदलने वाला, तो वो सेंटेंस होता है। ठीक है, अब जब हम कैटेगरीज ऑफ क्लॉज की बात करते हैं, ठीक है, कैटेगरीज ऑफ क्लॉज की बात करते हैं, तो ये दो तरह का होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इस दोनों को अंतर समझिए, इस दोनों का। इसके लिए इतना हुआ है ना कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फलाना कंजंक्शन, ऐसे कुछ नहीं है। आप सीधा समझिए, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन। अब कोई भी सेंटेंस अगर मेन है तो उसमें क्या मेन होगा? उसका मीनिंग पूरा होगा, यही होगा जी, उसका मीनिंग पूरा होगा। तो इसका मीनिंग पूरा होगा तो इसको हम कंप्लीट क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट क्लॉज भी कहते हैं। हाँ, अब चूंकि ये मीनिंग पूरा है, किसी पर आश्रित नहीं है, तो इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। हाँ, अब ये किसी पर आश्रित नहीं है तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये सब इसके नाम हैं, ठीक है, और इसमें फंसिएगा नहीं। प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसका मीनिंग कंप्लीट होता है। अब सब का मतलब होता है अधीन, तो क्या हो जाएगा? इनकंप्लीट क्लॉज होगा। ठीक है, इनकंप्लीट क्लॉज होगा, या क्या होगा? ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा। क्या हो जाएगा? ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। तो कैसे समझेंगे हम? तो हमको ये सब नहीं कहना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ रहता है, फलाना लगा हुआ रहता है, ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं करना। हमको सीधा सीधा इतना समझना है कि कोई भी सेंटेंस अगर है और उसका मीनिंग कंप्लीट है तो वो प्रिंसिपल क्लॉज है। और अगर उसके मीनिंग के लिए वो किसी न किसी पर आश्रित है, चाहे किसी दूसरे सेंटेंस पर या किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, जैसे हम कहते हैं कि इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। अब इसमें देखिए कि यहां पर जो आप अगर इसको बोल करके चुप हो जाएंगे तो यहां से लेकर के जो ये सेंटेंस है, इफ ही वर्क्स हार्ड,
ये आपका क्या है, तो ये अधूरा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया SC। और यहां पर देखिए कि ये वाला जो है ये पूरा है ही विल पास, ये मीनिंग में कंप्लीट है, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। तो मतलब ये है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज कैटेगरीज है, दो क्लॉज के दो प्रकार है। प्रिंसिपल जो होता है वो अपने मीनिंग में कंप्लीट होता है, सबऑर्डिनेट जो होता है वो अपने मीनिंग में इनकम्प्लीट होता है। इसीलिए या तो वो प्रिंसिपल पर आश्रित होता है या किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला कि प्रिंसिपल क्लॉज से यानी PC से हम सेंटेंस लिख तो सकते हैं, लेकिन हम SC से सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं। SC से सेंटेंस लिखने के लिए इसके साथ मुझे एक PC का कॉम्बो ऐड करना पड़ेगा, चाहे हम PC को पहले लिखें या बाद में लिखें। मतलब यह है कि आप प्रिंसिपल क्लॉज, चूंकि वो मीनिंग में कंप्लीट है, तो आप उससे एक कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हो। और ये हम लोग जो है डे बाय डे हमेशा से जब हम बोलते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज में ही बात करते हैं, मतलब एक कंप्लीट सेंस जो सेंटेंस देता है हम उसमें बात करते हैं। लेकिन जब मुझे सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिख करके सेंटेंस बनाना होगा, तो वैसी परिस्थिति में हम सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख करके सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। वैसी परिस्थिति में उसको प्रिंसिपल क्लॉज के कॉम्बिनेशन के साथ लिखना पड़ेगा, मतलब है कि प्रिंसिपल क्लॉज को साथ में रख करके लिखना पड़ेगा। अब ये SC-PC का जो कॉम्बिनेशन है वो 3 तरीके से यूज किया जाता है, जिस पर चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। उम्मीद है कि आज जो यहां पर हमने आपके सामने सेंटेंस को पहचानने का तरीका, फिर सेंटेंस को देख करके हम कैसे पता लगाएं कि टेंस क्या है, फिर टेंस का नाम लेकर के हम उसके स्ट्रक्चर को कैसे समझें, फिर हमने इंडेफिनिट के यूज, कंटीन्यूअस के यूजेस को फिर बताया, और सबसे बड़ी बात क्लॉज में यह समझाने की कोशिश की कि फाइनाइट कैसे पता लगाते हैं, नॉन फाइनाइट कैसे पता लगाते हैं। सब के सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया और कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं रही। बहरहाल अगर फिर भी मन में कुछ बात है, कोई शंका है, कुछ पूछना है, तो कमेंट पर लिख करके मुझे साझा जरूर कीजिएगा। इसके अगले एपिसोड में, जो कि यहां पर टाइम एंड टेंस के रिव्यू का आखिरी एपिसोड होगा, वहां पर हम इसके कॉम्बिनेशन और इमेजिनेशन की बात करके टाइम एंड टेंस की समाप्ति करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ और जोड़ना चाहिए, कुछ पूछना हो, तो कमेंट में लिख करके बताइएगा। उम्मीद तो यह है कि ये जो सेशन थोड़ा सा खिंच गया है, घंटे भर का हो ही जाता है, क्योंकि बहुत 45 सेशन को समेटना थोड़ा आसान नहीं था 3-4 सेशन में। तो ये जो एक सेशन हो गया है अच्छा खासा लंबा, आपको पसंद आया और बोर नहीं किया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और बहुत सारी स्ट्रैटेजी आप यहां पर बना पाए हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के सन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।